हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये। इसका जो लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर पढ़ा है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं कवर कर चुकी हूँ ये चैप्टर, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? तो 1905 से पहले रशिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या क्या कंडीशंस रही थी उसके बारे में है ये। तो सोशल कंडीशंस के बारे में बताएंगे। पहले क्या कंडीशन थी वहाँ की। वर्कर्स वर अ डिवाइडिंग ग्रुप, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस, अदर्स हैड सेटल्ड परमानेंटली इन सिटीज़। तो वर्कर्स जो था वो जो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो डिवाइडेड थे, ग्रुप्स में बटे हुए थे। कुछ तो जो थे उसमें वो गांव में रहते थे और कुछ जो थे वो परमानेंटली शहरों में सेट हो गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू स्किल्स, वो स्किल्स के हिसाब से भी वहाँ पर डिवाइडेड थे। डिविजन्स ऑफ वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, बल्कि क्या था, उनके जो ड्रेस था और उनके जो रहने का तरीका था वो भी सब जो है अलग अलग था, सब कुछ बटा हुआ था। मतलब ये सामाजिक कंडीशन है वहाँ के वर्कर्स की, ठीक है। चलिए सेकंड आता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वहाँ की। तो मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी अधिकतर क्या था वहाँ पर, वो इंडस्ट्रीज जो थे बड़े बड़े उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करती थी, देखरेख करती थी। द इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंड, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा फैला 1890 में, तब क्या था, जो वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज डाली गई, क्योंकि भाई जो रेलवे का नेटवर्क फैल गया जगह जगह, तो वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी, क्योंकि जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया, तो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज वहाँ पर बनी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इन इंडस्ट्री इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या था, बड़ी बड़ी जो है कंपनियां बड़ी, क्योंकि लोग आते थे जाते थे, क्योंकि विदेश से भी लोग आने जाने लगे जब रेल लाइन बन गई। कोल प्रोडक्शन बढ़ा है, डबल कोल प्रोडक्शन वो डबल हो गया, दुगना हो गया, जितना था उससे भी डबल हो गया। आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल, और आयरन और स्टील जो थे वो क्वाड्रपल हो गए, यानी कि वो 4 गुना हो गए, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें जहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर वो सब इंडस्ट्रीज की थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनकी थी वो इंडस्ट्रियाँ, ठीक है। यानी कि जो अमीर लोग थे वो इसमें पैसा लगाते थे, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ये रही। अब आती है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी वहाँ की। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, अनलाइक द यूरोपियन कंट्रीज, रशिया जो था एक ऑटोक्रेसी था, मतलब यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही नहीं। जार वॉज नॉट एंड सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, वहाँ पर एक जार हुआ करता, जार मतलब राजा, वहाँ का राजा जो था वो वहाँ पर जो है एक जार नियुक्त होता था। लिबरल्स इन रशिया कंपेनिंग टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पर कुछ लोग लिबरल्स भी हुआ करते थे, ठीक है। लिबरल्स मतलब वैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जैसा, मतलब जो समय के साथ साथ बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। अब क्या था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी स्ट्रगल फॉर प्रेजेंट राइट्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी एक, जिसने कि किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने आंदोलन किया। तो 1905 वॉज द ईयर व्हेन द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टुक प्लेस। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लडी संडे किसे कहा जाता है, तो 1905 में हुआ था ये, जो कि ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वर वाउंडेड, इसमें कम से कम 100 वर्कर्स जो थे वो मारे गए और लगभग 300 जो थे वो घायल हुए। ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। ब्लडी संडे ने एक इवेंट की सीरीज स्टार्ट की जो कि 1905 के रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है, यानी 1905 का आंदोलन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए अब आता है सेकंड क्वेश्चन। In what ways was the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? 1917 से पहले जो वर्किंग पॉपुलेशन थी रशिया की वो यूरोप के और देशों की अपेक्षा कैसे डिफरेंट थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि जो रशिया की पॉपुलेशन थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो किसान थे, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट यानी वो खेती पर ही डिपेंड करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, लगभग 85% रशियन एम्पायर की जो जनता थी वो खेती से कमाती थी, अपनी अर्निंग करती थी। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और ये प्रपोर्शन जो था बहुत ज़्यादा हाई था, जितने भी यूरोपियन देश थे उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा था। इन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी में द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में
ये जो प्रपोर्शन था 40 से 50% के बीच में था। कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। जो वहाँ के कल्टिवेटर्स थे, जो फसलें उगाते थे, है ना, जो कल्टिवेटर्स थे वो मार्केट प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, मार्केट में ले जाकर उसको बेचा करते थे। और कम से कम जो रशिया था ना, वो मेजर एक्सपोर्टर हो गया था ग्रेन का, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा अनाज पैदा होता था, तो अनाज फिर जाकर वहाँ की मंडी में बिकता भी था। तो वो जो है रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। ठीक है, बहुत बड़ा जो है देश बन गया था, ग्रेन का एक्सपोर्टर हो गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, ओके, वाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? 1917 में जो ज़ारिस्ट की ऑटोक्रेसी थी, मतलब वो ख़त्म कैसे हो गई, उनकी जो सत्ता थी वो कैसे ख़त्म हुई? आफ्टर 1905 मोस्ट ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज़ वर डिक्लेयर्ड इलीगल। 1905 के बाद क्या हुआ कि जितनी भी फैक्ट्री कमेटीज़ थी, ट्रेड यूनियंस थी, वो सब इलीगल घोषित कर दी गई। देयर वर रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनकी जितनी भी राजनीतिक एक्टिविटीज़ थी उन सब पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। जार डिसमिस द फर्स्ट टू ड्यूमास वर क्विकली। देखो ड्यूमा क्या होती है, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है ना इंडिया में, ऐसी वहाँ पर ड्यूमा होती है। तो जार ने क्या करा था, 2 ड्यूमास जो थी वो डिसमिस कर दी थी, बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज अथॉरिटी एंड पावर्स टू बी क्वेश्चन, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी जो उसकी जो पावर थी, है ना, वो छिन जाए या इस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगे। द थर्ड ड्यूमा वॉज फिल्ड विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, और जो तीसरी ड्यूमा बनी वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से भरी पड़ी थी। कंजर्वेटिव मतलब ऐसे लोग होते हैं जो समाज में बदलाव चाहते हैं, चाहते तो हैं बदलाव हो, लेकिन मतलब स्लो प्रोसेस चले, जैसा हो रहा है चला है, चलने दो, धीरे धीरे होता रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से सब कुछ जो ड्यूमा थी वो भरी पड़ी थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जार स्टार्टेड टॉकिंग यूनिलेटरल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द ड्यूमा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे क्या था, जो जार जो था वो बिना ड्यूमा की परमिशन के बिना ही निर्णय लेता था। एंड वाइल रिट्रीटिंग ड्यूरिंग द वॉर लार्ज स्वेप्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स वर बर्न, और उसके और समय क्या हुआ था, बहुत सारी खेती की जो भूमि थी वो सब जला दी गई, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रशियन सोल्जर्स ने ऐसा किया, और किसके कहने पर किया, ये सब जार के कहने पर किया। एंड मिलियंस ऑफ सोल्जर्स डेड इन द बैटल, और लड़ाई में जो है कम से कम मिलियंस सोल्जर्स मारे गए। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर प्रेजेंट, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, जितनी भी पॉपुलेशन थी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान थे, अब उनकी ज़मीनें जला दी गई, उनकी खेती नष्ट कर दी गई। एंड द लैंड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फ्यू प्राइवेट पीपल, और जो ये जो ज़मीन थी उनकी कुछ जो प्राइवेट लोग थे उनके कब्जे में आ गई। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने वहाँ के रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। इससे वहाँ की जो जार ऑटोक्रेसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि भाई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि जार ये सब कर क्या रहा है, ड्यूमा डिसमिस कर दी, सारी पावर उसके हाथ में दी। फिर जार के कहने पर वहाँ के सिपाहियों ने बहुत सारी जो ज़मीनें थी वो जला डाली, बिल्डिंग नष्ट कर दी, कई सारे जो है सिपाही मारे गए। तो इसमें बहुत सारी जो जनता थी वो तो किसान ही थी ना, उन सबको तो भाई बुरा ही लगेगा। तो इससे क्या था, जो जार की जो ऑटोक्रेसी थी वो सब खत्म होती चली गई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है, मेक 2 लिस्ट, हमें 2 लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा है, देखो भाई अब आप लोग 9th में आ चुके हैं तो क्वेश्चन तो थोड़ा बड़े बड़े लिखने ही पड़ेंगे आपको, पर अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप अपने आराम से लिख लोगे इनको। तो हमें 2 लिस्ट बनानी है, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स। हमें मेन इवेंट्स लिखने हैं और इफेक्ट्स लिखने हैं। तो पहले तो फरवरी रिवॉल्यूशन के लिखना है, फिर सेकेंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो हम फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। अब मेन इवेंट्स ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन क्या क्या जो है इवेंट्स उसके रहे थे। तो फर्स्ट आता है, इन फरवरी 2017 देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स इन वर्कर्स क्वार्टर्स। वर्कर्स क्वार्टर में 2017 में फरवरी में खाने की ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। ऑन फरवरी 22 अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। राइट बैंक में जो फैक्ट्री थी उस पर ताला लग गया, वर्कर्स ने वहाँ काम करने को मना कर दिया। द वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक। लगभग 50 फैक्ट्रीज में जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक घोषित कर दी। वुमेन प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल इन स्ट्राइक, और औरतों ने भी हड़ताल में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाया, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिस डे वेंट ऑन टू बी नेम्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसीलिए इस डे को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से मनाया जाता है। ऑन 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा, गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड किया। ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर्स वर ransacked, people were demonstrating and raising slogans about bread, wages, better arts and democracy। तो 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स जो थे उनको घेर लिया गया, और जितने भी वहाँ की जो लोग थे वो स्लोगन लेकर निकल रहे थे, किसके खिलाफ, कि हमें रोटी नहीं मिल रही है, हमें सैलरी बढ़ाई जाए हमारी, हमें जो बेटर आर्ट्स मिले, मतलब काम करने के लिए 12-12 घंटे वो काम करना पड़ता था। तो वो जो सोचते थे कि हमारे जो घंटे कम हो जाए, 8 घंटे मिले और डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। पेट्रोग्रेड सोवियत वॉज फॉर्म, बाद में क्या था, पेट्रोग्रेड सोवियत बनाई गई। और फिर जार एब्डिकेटेड ऑन मार्च 2 मार्च को जार हट गया। जार ने मतलब एब्डिकेट मतलब
घुटने टेक दिए बिल्कुल। उसने कहा कि भाई अब मैं नहीं रह सकता। मोनार्की वॉज फॉर्म्ड इन फरवरी 1917 और फरवरी 1917 में मोनार्की आ गई। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड एज प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स जो थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई देश को चलाने के लिए। ठीक है, ये थे हमारे सारे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के इवेंट। अब हमें इसके फैक्ट्स देखेंगे कि इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इफेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। तो पब्लिक मीटिंग्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि जगह जगह जो काउंसलिंग वगैरह होती थी उन पर लगाई गई। एंड एसोसिएशन वर फॉर्म, और एक एसोसिएशन जो थी उसको हटाया गया। सोवियत लाइक्स द पेट्रोग्रेड सोवियत, सोवियत जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियत थी, वर सेटअप हर जगह सेटअप कर दी गई। थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। अब वहाँ पर इलेक्शन का कोई कॉमन सिस्टम नहीं अपनाया गया। द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस इंक्रीज। ट्रेड यूनियंस जो थे मतलब व्यापार यूनियन की संख्या बढ़ गई। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म टू क्वेश्चन द वे इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्रीज। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमेटीज में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे बड़े बड़े, उनको ही मतलब अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए बोला गया, वही चलाते थे उनको। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी में सोल्जर्स कमेटी बना दी गई। बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस केप्ट ग्रोइंग एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूसिंग। बोल्शेविक ग्रुप जो था एक, ठीक है, इन्फ्लुएंस केप्ट ग्रोइंग मतलब उसकी ग्रो होने लगा। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूसिंग, और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो रिड्यूस होती रही। लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड कमिटीज बनाई गई बड़ी बड़ी जो कि वही लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन करती थी। विच वॉज अ पॉपुलर डिमांड फॉर पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लीडर्स इन द कंट्री, जिनकी जो कि वहाँ के किसानों की पॉपुलर डिमांड थी कि मतलब एक लैंड कमेटीज बनाई जाए जिसमें ज़मीन का लेखा जोखा कि किसके नाम है क्या है, कि किसको बंटवारा करा जाएगा, किसको दी जाएगी, ये सब कुछ लैंड कमेटीज़ के हाथ में ही होता था। ठीक है, ये इसके फैक्ट रहे। चलिए अब आता है मेन इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के क्या क्या इवेंट्स थे। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रीव, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। तो जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट था किस किस के बीच में था, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ग्रीव के, तो ये सब लोग विकास कर रहे हैं। तो लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो लेनिन ही पार्टी में आया था। तो लेनिन क्या थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना उनके हाथ में डिक्टेटरशिप थी। बोल्शेविक सपोर्ट्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। तो बोल्शेविक ग्रुप जो था उसके सपोर्टर्स जो थे वो थे आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज, वो साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऑन 16 अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री। तो लेनिन ने परसुएड किया पेट्रोग्रेड सोवियत को, और बोल्शेविक पार्टी जो थी वो सत्ता में आई, मतलब लोगों की पहचान में आएगी, बोल्शेविक पार्टी ही सब कुछ करेगी। ठीक है, उन्होंने ही कहा कि बोल्शेविक पार्टी ने कहा कि जितनी भी सब कुछ है सब कुछ सोशलाइज कर दो, मतलब किसी एक के हाथ में पावर ना रहे, वो सब कुछ समाज के हाथ में होना चाहिए। अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। इस जो सीजर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई। ठीक है, द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1917। अब क्या था, 24 अक्टूबर 1917 को मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो मिलिट्री मैन ने गवर्नमेंट के, ठीक है, बिल्डिंग्स को सीज कर दिया, और जो 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर थे उस गवर्नमेंट ने सीज कर दिया बिल्डिंग्स को, और 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर जो थे उनको भी मतलब बंद कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट टू द विंटर पैलेस। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स में होते हैं आर्मी की टुकड़ियाँ, आर्मी की टुकड़ी वहाँ पर भेजी गई, टेक ओवर कर लिया गया टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को, है ना, और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया गया। इन रिटेलिएशन रेस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट सपोर्ट्स द सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो बाद में क्या था, जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी उसने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उनको सीज कर दिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। अ शिप नेम्ड अरोरा बॉम्ब द विंटर पैलेस। एक शिप था जिसका नाम था अरोरा, उसने विंटर पैलेस पर हमला किया। अदर शिप सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पोजीशन। और भी बहुत सारे जो शिप्स थे उन्होंने मिलिट्री के स्थानों पर हमला किया, मिलिट्री पोजीशंस पर हमला किया। बाय द एंड ऑफ द एंड द सिटी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमेटी। और अंत होते होते पूरा जो कश जो शहर था वो सब कमेटी के कंट्रोल में आ गया, और मिनिस्टर हैड रिजाइन। बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। और क्या था, दिसंबर में बोल्शेविक के कंट्रोल में जो सारा जो मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया था वो सब कुछ उसके कंट्रोल में आ गया, मतलब सब कुछ बोल्शेविक पार्टी का ही हो गया।
अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या रहे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के, तो इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज बाय नवंबर 1917। 1917 में जितने भी इंडस्ट्रीज थी और बैंक्स थे सारे वो नेशनलाइज कर दिए गए, सरकारी कर दिए गए। गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ने ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। द लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी, जो बड़े बड़े नोबल्स लोगों की जमीन होती थी वो सब किसानों को दे दी गई, है ना। लैंड वॉज डिक्लेयर और इसको एक सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया। इन द सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहरों में बोल्शेविक ने क्या किया, बोल्शेविक जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो मकान होते थे उनको सबका पार्टीशन कर दिया, फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सबको दे दिए गए। ओल्ड टाइटल्स ऑफ द अरिस्टोक्रेसी वर बैंड, जो पुराना टाइटल चला आ रहा था भाई अरिस्टोक्रेसी का, जो सत्ता थी कि भाई एक राजा के पास ही सत्ता होगी, वो सब जो है सब कुछ बैन कर दी गई। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, आर्मी और ऑफिशियल्स की नई नई यूनिफॉर्म बनाई गई। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, बोल्शेविक पार्टी का एक नया नाम बनाया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से वो जानी गई। बोल्शेविक कंडक्टेड इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउएवर दे फेल टू द अटेन द मेजोरिटी। बोल्शेविक ने जो इलेक्शन भी लड़े लेकिन क्या था कि वो फिर भी वो जो थे मेजोरिटी के हिसाब से फेल हो गए, उन्हें इतने वोट नहीं मिले जितने कि मिलने चाहिए थे। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, रशिया बिकम अ वन पार्टी, अब रशिया जो था एक वन पार्टी स्टेट हो गया था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अब एक ही पार्टी का बोलबाला था, बोल्शेविक का। ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी व्यापारिक यूनियन थे वो सब पार्टी के कंट्रोल में आ गए। द सीक्रेट पुलिस पनिश्ड एनीवन हु क्रिटिसाइड द बोल्शेविक, जो सीक्रेट पुलिस एक घोषित कर दी गई कि अगर कोई बोल्शेविक ग्रुप के लोगों को परेशान करेगी या उन पर क्रिटिसाइज करेगी तो उनको पनिशमेंट किया जाता था। मैनी यंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स कंटिन्यू टू सपोर्ट द पार्टी एज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, जो बहुत सारे यंग आर्टिस्ट थे और बहुत सारे जो राइटर्स थे वो इस पार्टी के सपोर्ट में आए क्योंकि जो पार्टी थी वो सोशलिज्म के साथ खड़ी थी। मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर डन इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, इस टाइम जो है बहुत सारे आर्ट्स और आर्किटेक्चर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बट मैनी वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जो नाराज़ भी थे, ठीक है, ऐसा नहीं था सब बोल्शेविक ग्रुप से खुशी थे, बहुत सारे इसमें नाराज़ भी थे। तो ये थे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इफेक्ट, इवेंट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो इतने सारे चेंजेस हुए वो सब क्या थे बोल्शेविक इमीडिएटली में। तो देखो ये सारे वही हैं जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताए, तो आप ये सारे लिख सकते हो कि मतलब आर्मी की नई नई ड्रेस डिज़ाइन की गई, बोल्शेविक ग्रुप उसमें आया, बोल्शेविक ग्रुप ने इलेक्शन भी लड़ा लेकिन वो इतनी मेजोरिटी से नहीं जीत पाए, इंडस्ट्रीज और बैंक्स जो थे वो सब नेशनलाइज कर दिए गए, लैंड जो थी वो सोशल प्रॉपर्टी की वजह से मतलब के तौर पर डिक्लेयर कर दी गई, पीजेंट्स ने जो है नोबल्स लोगों की ज़मीन ले ली और उसको सीज कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग लिख सकते हो, देखो सेम है ये क्वेश्चन, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक तो अगर आप चीज़ चेंज करनी हो तो कर सकते हो, जैसे कि ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो थी वो पार्टी के कंट्रोल में आ गई। द सीक्रेट पुलिस पनिश्ड एनीवन, ये भी था उसमें, हु क्रिटिसाइड द बोल्शेविक, उनको पनिशमेंट करती थी अगर कोई जो बोल्शेविक ग्रुप पर क्रिटिसाइड करता था, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे राइटर्स जो थे इसमें आगे आए क्योंकि जो पार्टी थी वो समाज के लिए थी, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ये 5 इफेक्ट हैं इसमें, 5 नहीं ज़्यादा ही हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो इसके, ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन का ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट, कि आपको कुछ लाइन्स लिखनी है इन सब के बारे में। तो जैसे कि कुलकास क्या होते थे, कुलाक्स पहले आता है कुलाक्स, ठीक है। तो कुलाक्स कौन होते थे, ये जो होते थे ना अमीर किसान होते थे, ये मतलब इतने अमीर होते थे कि जितना भी जो फसल का अनाज वगैरह आता था ना उसको ये स्टोर करके रख लेते थे और वो हाई प्राइसेस पे मार्केट में जाकर बेचा करते, तो भाई ये तो अमीर ही हुए। तो इनके बारे में अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, wealthy peasants who Stalin believed were hoarding the grains to gain more profit। wealthy peasants होते थे, ये अमीर किसान होते थे, who Stalin जो कि Stalin बिलीव करता था, were hoarding the grains to gain more profit। ये लोग क्या करते थे, जैसा कि स्टेलिन भी बिलीव करते थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो था ना स्टोर करके रख लेते थे जिससे इन्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। When the towns faced acute shortage of grains, kulaks were thought to be responsible behind it। जब क्या था, वहाँ का जो टाउन था, जब ये शॉर्टेज ऑफ ग्रेस जो है ना फेस कर रहा था, वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा अनाज की कमी हो गई, तो कुलक्स जो था इसी चीज़ के लिए जिम्मेदार था क्योंकि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख लेते थे, लोगों को मिलता ही नहीं था खाने के लिए। थर्ड है, स्टेलिन थॉट इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट दैम सो दैट फॉर्म्स कुड बी मॉडर्न। और स्टेलिन का कहना था कि जितने भी ये फॉर्म्स हैं ये सब मॉडर्नाइज किए जाएँ, मतलब जो खेती तो हो रही है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि भाई खेत तेरा है मेरा है मेरा है, इसका ऐसे नहीं होगा खेत, कि इन सबको कलेक्टिव बना दी जाए, मतलब सब मिलजुल कर इस पर काम करें और जितना भी प्रॉफिट आए सब मिलजुल कर ही लें, ठीक है। चलिए अब आती है ड्यूमा। तो ड्यूमा जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है ना इंडिया में, ऐसे ही वहाँ पर ड्यूमा थी।
तो ये ज़ार के डिसीजन पर ही बनाई गई थी। तो इन 1905 ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। 1905 में ज़ार ने ही अलाउ किया था कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई जाए, ड्यूमा बनाई गई थी। द ज़ार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। इस ज़ार ने जो था, ज़ार जो है वहाँ का राजा था रशिया का, जैसे कि ब्रिटेन का इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का होता है ना, राज किंग होता है। हमारे यहाँ का कौन होता है, हमारे यहाँ का भी राजा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पर होता था ज़ार। तो ज़ार ने डिसमिस करी थी ड्यूमा, 75 दिन के अंदर अंदर डिसमिस कर दी थी, एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। और 3 महीने के अंदर अंदर सेकेंड ड्यूमा बनाई गई। ज़ार डिड नॉट वांट एनीवन टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी टू अंडरमाइन एंड रिड्यूस हिज पावर्स। और ज़ार नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी पावर को छीने या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ज़ार चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। ज़ार ने जो था सारे वोटिंग लॉज जो थे, जितने भी नियम थे, वो सब चेंज कर दिए, और थर्ड ड्यूमा जो थी वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के साथ बनाई। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट। इसमें लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज जो है इसमें रखे गए। तो ठीक है, रिवोल्यूशनरी जो थे आंदोलनकारी होते हैं, और लिबरल्स वो लोग थे जो बदलाव चाहते हैं समाज में, कि समाज में बदलाव होना ही चाहिए, ठीक है। अब आता है थर्ड, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। 1900 से लेकर 1930 के बीच में जितनी वुमेन वर्कर्स थी वो क्या थी। तो देयर वेजेस वर लेस देन द वेजेस ऑफ मैन। दे फॉर्म 31% ऑफ द फैक्ट्री वर्कफोर्स। उसमें कम से कम 31% जो थे वुमेन्स काम कर रही थी फैक्ट्री में, और उनकी जो सैलरी थी वो आदमियों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम थी। उनको ना सैलरी बहुत कम दी जाती थी, ठीक है। अब आते हैं द लिबरल्स। लिबरल्स के बारे में अगर आपको लिखना है तो लिबरल्स वही लोग होते हैं जो कि चेंजेस चाहते हैं समाज में। दे कंसिडर्ड ऑल रिलीजन एज इक्वल। दे बिलीव ओनली मैन हु हैव प्रॉपर्टी हैड टू राइट टू वोट। वो जो है सारे धर्मों को इक्वल समझते थे, और उनका कहना था कि सिर्फ आदमी को ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर्टी हो। ऐसे आदमी को वोटिंग का अधिकार हो जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। दे वॉन्टेड एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे। स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये क्या था। तो ये मैंने बताया था स्टालिन क्या होता था। स्टालिन जो था ना, उसने कलेक्टिव खेती को ज़्यादा महत्ता दी। उसने बताया कि जैसे ऐसा था ना, किसान थे भाई, किसान छोटे छोटे फॉर्म पर खेती कर रहे थे, उनकी छोटी छोटी ज़मीन थी, उस पर वो खेती करते थे। तो स्टालिन ने समझाया कि अब ऐसे मत मान के चलो कि तेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इस तरीके से मत मानो इस चीज़ को, कि सब मिलजुल कर, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, सब मिलजुल कर इस पर ही काम करो। तो जितने भी लोग सब इस पर काम करेंगे उतने मिलजुल कर काम करेंगे, और मिलजुल कर इसको प्रॉफिट लेना होगा। तो ही बिगेन दिस प्रोग्राम इन 1929। उन्होंने कलेक्टिव खेती को शुरू किया 1929 में। ही बिलीव दिस प्रोग्राम वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ग्रेन सप्लाईज। उनका विश्वास था कि इससे क्या होगा कि ग्रेन की सप्लाईज जो होगी उसमें सुधार आएगा। ऑल पीजेंट वर फोर्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फॉर्म्स कॉल्ड कोलकोस। और उन्होंने सारे ही किसानों को जो है कलेक्टिव खेती करने के लिए प्रेरित किया, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि सब सारे जितने भी लैंड है वो कलेक्टिव फॉर्म्स में चेंज हो जाए, इसको कोलकोस कहा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज वर्जन द फूड सप्लाई सिचुएशन। उन्होंने कहा था कि इससे क्या फूड की जो सप्लाई सिचुएशन है वो सुधरेगी, ठीक है। चलिए, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आया है तो इनको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।